हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम हमारी जो एमपीजी की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अब जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो मेरे सेशंस हैं, वो कंटिन्यू आते रहेंगे और आपको हर अल्टरनेट डेज या हर दूसरे तीसरे दिन आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बट मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, जिसके कारण मैं लेक्चर्स नहीं बना पाई और अपलोड नहीं कर पाई। तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। अब से बट मेरे जो सेशंस हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, क्योंकि अब मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एमपी ज्योग्राफी की हम रिवर्स पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। हमारी ज्योग्राफी के अंदर मध्य प्रदेश की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स है, वो सारे हो चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा, इसके अंदर हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिवर के बैंक पे आपको कौन सी सिटीज़ देखने के लिए मिलती है, एज वेल एज हम सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्मदा शिप्रा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो क्यों, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे और वो किस तरीके से प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चंबल रिवर, बेतवा रिवर, इसके अलावा हमने नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, माही रिवर, सारे रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम्स देख लिए थे। सारी रिवर्स की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वगैरह सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी लाइव क्लासेस लेती हूँ। वहाँ पे मैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ाती हूँ और यूपीएससी सीएससी के लिए मेरा रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है फॉर मेडाइवल एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो यदि आप उसको भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप 13 मई को उसकी जो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13 मई को, 16 मई को, तो आप को उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज आप वो वाले लेक्चर्स भी मेरे अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था ये रिवर सिस्टम्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा शिप्रा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने इसके बारे में कई बार पढ़ा है, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हम इसके बारे में सुनते भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये स्टार्ट कब से हुआ, इसका इनॉग्रेशन, सॉरी यहाँ पर डेट गलत लिख दी मैंने गलती से, यहाँ पर 2014 आएगा। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 में, आई थिंक 25 फरवरी के आसपास इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये डेट गलत लिखी हुई है, आप इसको चेंज कर लीजिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या थी। तो ये काफ़ी मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट फंड यूज़ हुआ था। अराउंड 432 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव था कि अराउंड जो 3000 विलेजेस हैं मालवा वाले रीजन में, वहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी को कम किया जाए, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाए। देखिए, यदि हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये रही नर्मदा रिवर, आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रही होगी, ये रही नर्मदा रिवर। ओके, और यहाँ पर ये जो रिवर दिख रही है ये है चंबल रिवर, और चंबल रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पर ही जाकर मिल जाती है। इस तरीके से आपको समझाने के लिए, हो सकता है थोड़ा सा लोकेशन आगे पीछे हो जाए, बट आप समझिए कि यहाँ पर आपको शिप्रा रिवर दिखेगी। तो ये दोनों रिवर के लिंकिंग से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट था। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ओमकारेश्वर से शिप्रा रिवर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। आपको ये डायग्राम देखकर पता चलेगा। ये बेसिकली ओमकारेश्वर है, यहाँ सर इसके लिए डैम बनाया गया। ये नर्मदा रिवर है, इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके ये मुदला नाम का एक विलेज है मालवा प्लेट्यू में, वहीं तक ये वाटर को पहुंचाने की बात की गई थी। ओके, तो नर्मदा वाटर फ्रॉम बड़वा, ओमकारेश्वर बड़वा के पास पड़ता है, तो वहां से उज्जैन तक पहुंचाया जाएगा, जो कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 115 किलोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर लंबा वो था, जिसके अंदर से 48 किलोमीटर जो है वो ये वाला स्ट्रेच यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, देखिए जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर यहाँ से ये प्रोजेक्ट जाते जाते इस तरीके से वाटर सप्लाई कब काम करता है। बट ये 48 किलोमीटर का जो पैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है
ये इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं माना जाता है, उसका मेन कारण है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। ओके, क्योंकि इसका यदि कॉस्ट देखा जाए एक साल का तो अराउंड 119 करोड़ रुपीज़ एनुअली इसके अंदर खर्च किए जाएंगे यदि आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। वो क्यों? देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो वाटर का जो सप्लाई है, हम जनरली वाटर तब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वो एक वाटर का एक नॉर्मल सप्लाई होता है। ओके, तो उसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन नहीं लगता है। बट आप नीचे से ऊपर की तरफ पानी भेजते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि आपके घरों के अंदर मोटर लगी होती है, वो ही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो 48 किलोमीटर का जो पैच है वो बेसिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी है, मतलब कि आपको हिल के ऊपर की तरफ पानी पहुंचाना है। तो इसके अंदर जो वाटर को पहुंचाने के लिए जो एनर्जी है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में लगने वाली है, और वो जो ह्यूज अमाउंट में लगने वाली एनर्जी थी उसका जो पर ईयर जो कॉस्टिंग थी वो अराउंड 119 करोड़ था। ओके, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना ऑन द ग्राउंड लेवल बहुत डिफिकल्ट हो गया। यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करें कि टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट थी 432 करोड़, जिसके अंदर इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था और लिंक किया था इसने नर्मदा और शिप्रा रिवर को। ओके, बट हम देखते हैं कि जो नर्मदा टू मुडला जो विलेज है वहाँ पर जो हम रीजन देखते हैं वहाँ पर इस पानी को पहुँचा पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। यदि हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से जो उन्होंने एस्टीमेट लगाया है, उनका एस्टीमेट ये था कि यदि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं लिविंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो अराउंड 27.5 मेगावाट की होगी। ओके, इतनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया जाएगा तब जाकर ये जो पानी है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकेगा। और यदि हम इतनी एनर्जी का यूज़ करते हैं तो इसकी एनुअल कॉस्ट अराउंड 119 करोड़ के आसपास होगी, जो कि 1/4 होता है 132 करोड़ का। लगभग 1/4 से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होगा ऑन द एनर्जी और पावर कंजम्पशन जो होगा उसके ऊपर। इसलिए यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको एक फेलियर के तौर पे देखा जाता है। बट याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर को किससे लिंक किया गया था, एज वेल एज ये जो मुडला विलेज है इसका थोड़ा सा आप नाम याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आपको कौन से रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलती है। देखिए कई बार MPPSC में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा एक चीज़, देखिए अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से अनूपपुर से निकलती है नर्मदा रिवर, कुछ इस तरीके से उसका पाथ होता है, कुछ इस तरीके से जाती है। ओके, बट हम क्या देखते हैं, कुछ इस तरीके से ये जाती है। बट हम क्या यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर ही खरगोन पड़ेगा या यहाँ पर ही खंडवा पड़ेगा इसी के बैंक पे, यहाँ पर ही हरदा पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए सिटीज़ अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट अलग होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से निकलती तो है बट क्या वो सिटी उसके बैंक पे आती है, ये एक दूसरी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी जो रिवर है उसके बैंक पे कौन सी आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने के लिए मिलती है, कि कभी एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। यदि हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा जो रिवर है मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, और सबसे बड़ी रिवर है, सबसे सेक्रेड रिवर में से एक देखी जाती है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स सिटीज़ आप देखेंगे कि नर्मदा रिवर के बैंक पे पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे अमरकंटक। अमरकंटक से ओरिजिन होती है तो डेफिनेटली अमरकंटक तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ही होगा। उसके बाद में होशंगाबाद, याद रखिएगा होशंगाबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जो नर्मदा रिवर के बैंक पे पड़ती है। इसके बाद में हम देखेंगे निमावर के बारे में। इसके बाद में पुनासा, महेश्वर, धार, नरसिंहपुर, हांडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, झाबुआ, जबलपुर। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप रट्टा मार लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट देखिए यदि आपको मैप में थोड़ा सा लोकेशन याद है कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है या कहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस पड़ सकती है, तो आप खुद ब खुद अपने आप ही एक आइडिया लगा लेते हैं। जैसे कि हमको पता ही है अमरकंटक, उसके अलावा
यदि हम इस मैप की बात करते हैं तो इस तरीके से ये निकलती है। तो होशंगाबाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसके अलावा खंडवा एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो खंडवा जगह जो है वहाँ की कुछ सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आने वाली सिटीज़ हैं, जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले टाउन्स हैं, वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा आपको देखने के लिए मिलते हैं। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे पुनासा देखने के लिए मिल रहा है, आपको नेमावर देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा महेश्वर हम सबको पता होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। इसके अलावा धार हो गया, नरसिंहपुर भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो यहीं पे पड़ती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट टाउन्स के अंदर हांडिया के अंदर हमने एक वाटरफॉल के बारे में भी पढ़ा है, ओमकारेश्वर हम सबको पता होता है कि ओमकारेश्वर में हम जाते हैं यदि वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो शिव जी की जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये ज्योतिर्लिंग है, तो उसके आसपास कोई इम्पॉर्टेंट रिवर होगी। तो यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। एक जो महाकालेश्वर है वो कहाँ पर पड़ता है, शिप्रा रिवर के पास पड़ता है, उज्जैन से शिप्रा रिवर निकलती है और ओमकारेश्वर से नर्मदा रिवर निकलती है। क्लियर। इसके अलावा मंडलेश्वर, झाबुआ और जबलपुर। ओके, तो यहाँ पर आप ये सारी लोकेशंस देखेंगे जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा देखने मिलेगी। इसके बाद में हम देखते हैं चंबल रिवर भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है श्योपुर, महू से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, ओरिजिन इसका महू माना जाता है, महू से निकलती है और महू कहाँ पड़ता है, इंदौर में पड़ता है। तो यदि हम चंबल रिवर का ओरिजिन माने तो ये कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट टाउन या इम्पोर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल देखने के लिए मिलती है वो है श्योपुर, महू, इसके अलावा मोरेना और रतलाम। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा रतलाम। ओके, इसके अलावा श्योपुर, मोरेना और महू से ये निकलती है, इंदौर में महू नाम की जो प्लेस है वहाँ से निकलती है, उज्जैन से क्रॉस होकर इस तरीके से जाती है। बट जो रतलाम सिटी है वो इसके बैंक पे पड़ती है, फिर इसके बाद में ये इस तरीके से जाती है और यहाँ पर हम देखेंगे कि श्योपुर और मोरेना भी यहीं पर पड़ते हैं इसके बैंक के ऊपर। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है बेतवा की बात करते हैं। तो बेतवा रिवर के बैंक पे कुछ इम्पॉर्टेंट एंशिएंट सिटीज़ और इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेतवा रिवर के बैंक पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे सांची स्तूपा के लिए बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा ओरछा की यदि हम बात करते हैं तो ओरछा भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की सीरीज़ में हम ओरछा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा विदिशा भी अपनी उदयगिरी केव्स वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो पड़ते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा। इसके अलावा भोजपुर टेम्पल वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बेतवा रिवर उसी के आसपास से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुना जो टाउन है, गुना जो सिटी है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा आपको देखने के लिए मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सी प्लेस आपको बेतवा रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं ताप्ती की, तो ताप्ती की यदि हम बात करें तो मुल्ताई से ही ओरिजिनेट होती है, तो मुल्ताई तो आएगा ही। इसके अलावा बुरहानपुर, देखिए जो प्लेस से ओरिजिनेट होती है वो जगह तो आएगी। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी यदि हम ताप्ती के केस में देखें तो बुरहानपुर पड़ती है। टोन्स रिवर की बात करते हैं तो टोन्स रिवर के बैंक पे आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाउन देखते हो, जो सिटी देखते हो, वो देखते हो सतना। तो यहाँ पर सतना जो है वो इम्पॉर्टेंट टाउन है जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर टोन्स पड़ता है। इसके बाद में हम देखेंगे पार्वती रिवर। तो यहाँ पर ये जो पार्वती रिवर है इसकी जो लोकेशन है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो यहाँ पर पड़ती है, देख रहे हैं ये पार्वती रिवर है। तो यदि हम इस पार्वती रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आष्टा, शाजापुर और राजगढ़, ये जो तीनों प्लेसेस हैं वो पड़ती है ऑन द बैंक ऑफ रिवर पार्वती। तो आष्टा जो इम्पोर्टेंट टाउन है, इसके अलावा शाजापुर और राजगढ़ ये जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर पार्वती देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन और सिटी इज नॉट फाउंड ऑन द रिवर ऑफ
पार्वती। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको पार्वती रिवर के बैंक पे देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तवा की, तो तवा नगर और पचमढ़ी ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवा। पचमढ़ी सिर्फ एक लौता हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, हम सबको इसके बारे में पता होता है। इसके अलावा तवा नगर नाम की एक प्लेस है जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवा पड़ती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सिंध। सिंध की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिए कि जो शिवपुरी है और दतिया है, बीच में इसकी लोकेशन है। थोड़ा सा आपको लोकेशन याद है, जैसे कि यहाँ से निकलती है सिंध रिवर, तो शिवपुरी और जो दतिया टाउन्स है वो आपको यहाँ पे शिवपुरी देखने मिलेगा, यहाँ पे दतिया देखने मिलेगा। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंध पड़ते हैं। इसके बाद में शिप्रा जो इम्पॉर्टेंट रिवर है वो उज्जैन। याद रखिएगा कि ये उज्जैनी विलेज से निकलती है और ये जो उज्जैनी विलेज है ये आपको देखने के लिए मिलता है इंदौर में। तो शिप्रा रिवर जो है वो भी इंदौर से निकलती है। ओके, और इसके बैंक पे आपको इम्पॉर्टेंट सिटी जो कि उज्जैन है वो इसके बैंक पे आपको देखने के लिए मिलती है। उज्जैन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश की, एंशियंट मध्य प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके, और यदि आपने हिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए यदि आप MPPSC की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कंप्रेहेंसिवली उस सीरीज़ के अंदर हर चीज़ को कवर किया है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं काली सिंध और जो रिवर है वो, यदि हम काली सिंध रिवर की बात करते हैं तो इसके बैंक के ऊपर आपको बगली और सोनकच्छ ये जो दो प्लेसेस हैं वो देखने के लिए मिलती है। बगली और सोनकच्छ याद रखिएगा। देखिए कुछ जगह तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मार वाला जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, बट यदि आपको थोड़ा मैप याद है, देखिए मैप याद रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पॉलिटी पढ़ें, आप ज्योग्राफी पढ़ें, आप नेशनल पार्क्स अभी हम पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे, तो हर जगह पे आपको मैप थोड़ा सा याद होना चाहिए। यदि आपको मैप याद रहता है तो आप बहुत जल्दी समझ पाते हो कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन आएगी या कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ेगी। और एग्जाम में आपको कई बार यदि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजिली कर सकते हो यदि आपको मैप याद है तो मैप आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैंने आपको हिस्ट्री जो पढ़ाया है वो भी पूरा मैप बेस्ड ही पढ़ाया है, तो इसलिए आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन माही की यदि हम बात करते हैं तो माही रिवर जो है उसके बैंक पे आपको धार और कुक्षी नाम का जो टाउन है वो देखने के लिए मिलता है। तो धार और कुक्षी कहाँ पड़ता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर माही पड़ता है। माही भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर की खासियत ये है कि ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एज वेल एज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने माही रिवर को भी डिटेल में पढ़ाया है, तो आपको डेफिनेटली उस लेक्चर के अंदर माही रिवर के बारे में काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद में बैनगंगा जो रिवर है ये इसके बैंक पे आपको देखने के लिए मिलता है बालाघाट। इसके बाद में आता है बिछिया रिवर की यदि हम बात करते हैं तो रीवा जो सिटी है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर बिछिया पड़ती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में जो शिवना जो रिवर है ये आपको मंदसौर में देखने के लिए मिलेगी। तो जो मंदसौर है वो कहाँ पड़ता है, कौन से रिवर के बैंक पे पड़ता है, शिवना। तो याद रखिएगा कि रतलाम कहाँ पड़ता है और जो ये शिवना है वो मंदसौर कौन से रिवर के बैंक पे पड़ता है। तो यदि हम रतलाम की बात करते हैं तो रतलाम ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल आपको देखने के लिए मिलता है। और यदि हम बात करते हैं मोरेना की तो मोरेना ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिवना आपको देखने के लिए मिलता है। मैं दोनों का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों जो टाउन्स हैं वो दोनों जो सिटीज़ हैं वो साथ में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रतलाम और मंदसौर के बारे में। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी और इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं उनके बारे में देखा हमने कि कौन सी इम्पॉर्टेंट सिटी कौन से रिवर के बैंक के ऊपर पड़ती है। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स। ऑल्दो वाटरफॉल्स हमने जब रिवर्स पढ़े उसके साथ में मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली नर्मदा से जितने भी इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा वाटरफॉल कौन से प्लेस पे पड़ता है एज वेल एज कौन सी रिवर से वो एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले यदि हम वाटरफॉल की बात करें तो यदि हम कपिल धारा और दूध धारा ये 2 वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो ये जब नर्मदा रिवर ओरिजिन होती है उसी समय पड़ते हैं स्टार्टिंग के अंदर।
सॉरी, ये दोनों ही वाटरफॉल्स आपको नर्मदा रिवर पे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पे आपको ये देखने मिलते हैं वो है अनूपपुर। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद में सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जो है वो भी आपको नर्मदा रिवर पे ही देखने के लिए मिलेगा, ये वाला वाटरफॉल भी, और ये आपको देखने मिलता है महेश्वर में। सहस्त्र अर्जुन, इनके बारे में हमने डिस्कस करा था, है डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, थोड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी, तो उन्हीं से रिलेटेड है ये सहस्त्रधारा। तो याद रखिएगा सहस्त्रधारा, क्योंकि महेश्वर में नर्मदा रिवर है तो नर्मदा रिवर पे ही पड़ता है ये पर्टिकुलर जो वाटरफॉल है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। और कहाँ पर पड़ता है तो महेश्वर में पड़ता है। इसके बाद में भेड़ाघाट या धुआंधार जो वाटरफॉल हम जो देखते हैं, बड़ा फेमस वाटरफॉल है, डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे टूरिस्ट इस पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो धुआंधार जो वाटरफॉल है ये भी आपको नर्मदा रिवर पे देखने के लिए मिलता है। और कहाँ देखने मिलता है तो जबलपुर में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में जो मानधारा है वो भी नर्मदा पे देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है, खंडवा में देखने मिलता है। देखिए जो वाटरफॉल्स है हमने पूरा डिस्कस किया है कि पहले कपिल धारा पड़ता है, फिर 8 किलोमीटर बाद दुग्ध धारा पड़ता है, इसकी कितनी हाइट है। तो यदि आपने नर्मदा रिवर वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिवर्स के, मतलब अभी तक 3 वीडियोस हो चुके हैं, ये 4th वीडियो है इसी का। तो यहाँ पर जो तीनों जो वीडियोस हैं रिवर्स के, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रटने वाला चीज़ है, बट इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पहले के लेक्चर के अंदर हो चुके हैं। इसके बाद में दर्दी की यदि हम बात करते हैं तो जो दर्दी वाटरफॉल है ये भी नर्मदा पे पड़ता है, बड़वा जो प्लेस है वहाँ पे पड़ता है। इसके बाद में सतधारा, भीमा कुंड, अर्जुन कुंड, तो याद रखिएगा ये जो भीम कुंड, अर्जुन कुंड और सतधारा है ये भी नर्मदा पे ही पड़ता है, नरसिंहपुर में। इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम के अंदर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, और क्योंकि एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि छोड़ दिया तो चलेगा। इसके बाद में यदि हम बात करें चूलिया वाटरफॉल, देखिए जनरली यदि हम चूलिया वाटरफॉल के बारे में सर्च करते हैं और पढ़ते हैं तो ये कोटा में पड़ता है, बहसगढ़ रोड है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। बट कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि ये मंदसौर में है। ओके, तो देखिए ये चीज़ याद रखिए कि कभी एग्जाम के अंदर कोटा आता है तो आपको टॉप प्रायोरिटी पे कोटा को ही टिक लगाना है। बट यदि कोटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर मंदसौर, रतलाम, नीमच इस तरीके से दिया हुआ हो तो वहाँ पर याद रखिएगा कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मंदसौर। इसलिए मैंने यहाँ पर मंदसौर भी लिखा है और कोटा भी लिखा है ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है जहदी दहा। जहदी दहा जो वाटरफॉल है और पताल पानी जो वाटरफॉल है ये दोनों वाटरफॉल भी आपको चंबल रिवर पे देखने के लिए मिलते हैं, दोनों ही इंदौर में पड़ते हैं। पताल पानी जो वाटरफॉल है ये भी अपने एक्सीडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। यदि हम यूट्यूब पे पताल पानी एक्सीडेंट डालें तो काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए हैं यहाँ पे, इसलिए कई बार मतलब कि एक्सीडेंट्स के लिए ये कई बार हम इसके बारे में सुनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो हम देख रहे हैं सिंध रिवर के। ओके, तो इसके अंदर हम पहला जो वाटरफॉल है वो देख रहे हैं भूरा खो, सुल्तानगढ़ और पावा। तो ये जो तीनों वाटरफॉल है ये सिंध रिवर पे आपको देखने मिलते हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, तो जो शिवपुरी जो प्लेस है वहाँ पे आपको सिंध रिवर पे कौन से भूरा खो, सुल्तानगढ़ और पावा ये तीनों वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में डागोना और सनकुआ, डागोना और सनकुआ जो वाटरफॉल है ये सिंध रिवर पे देखने मिलते हैं, दतिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा राहतगढ़ जो वाटरफॉल है, राहतगढ़ वाटरफॉल ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है। देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, जो राहतगढ़ वाटरफॉल है ये बेतवा रिवर पे पड़ता है और ये कहाँ पर आता है, सागर में आता है। ओके, इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है राहतगढ़ वाटरफॉल के बारे में। इसके बाद में पांडव वाटरफॉल। अब हम देखेंगे इस रीजन के कुछ वाटरफॉल। देखिए यहाँ के जो हम वाटरफॉल्स देखते हैं स्पेशली रीवा सतना वाले रीजन के, तो यहाँ के जो वाटरफॉल हैं इनकी जो हाइट है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। ओके, हाइट के लिए ये वाले जो वाटरफॉल्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन की तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पांडव वाटरफॉल जो कि आपको केन रिवर पे देखने के लिए मिलता है,
पन्ना जो टाउन है, पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है चचई वाटरफॉल। चचई वाटरफॉल आपको बीहड़ रिवर पे देखने मिलता है, रीवा में देखने मिलता है। याद रखिएगा ये जो चचई वाटरफॉल है ये वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो तो बहुती है, और बहुती आपको ओडा रिवर पे देखने के लिए मिलता है रीवा में। ओके, तो याद रखिएगा चचई वाटरफॉल वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है, बट हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश है बहुती, ये भी आपको रीवा में देखने के लिए मिलेगा। तो चचई और बहुती ये दोनों ही वाटरफॉल्स आपको कहाँ देखने मिलते हैं? रीवा में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है गंगुल पारा। गंगुल पारा जो वाटरफॉल है ये आपको देखने मिलेगा वैनगंगा रिवर पे। वैनगंगा रिवर नीचे की तरफ आती है, देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा था जो गोदावरी रिवर से रिलेटेड जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी रिवर्स गोदावरी में जाती है इस रीजन की, उसमें वैनगंगा, ये वैनगंगा का ही रिवर सिस्टम आप देख रहे हैं इस पूरे पार्ट के अंदर। ओके, तो वैनगंगा पे आपको देखने के लिए मिलता है गंगुल पारा वाटरफॉल। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाटरफॉल है वो है केओटी वाटरफॉल। केओटी वाटरफॉल भी आपको रीवा में देखने मिलेगा महानदी पे। तो चचई वाटरफॉल, बहुती वाटरफॉल, केओटी वाटरफॉल, ये तीनों ही वाटरफॉल्स कहाँ देखते हैं हम? तो हम ये तीनों वाटरफॉल्स देखते हैं रीवा में। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है शंकर खो वाटरफॉल। शंकर खो वाटरफॉल जामनेर रिवर पे पड़ता है, और ये कहाँ पर है? ये भी सियोनी की एक खावानी नाम की प्लेस है, वहाँ पर पड़ता है। तो शंकर खो याद रखिएगा, ये आपको सियोनी में देखने के लिए मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे लिहाली, अनहोनी, कुकारी खापा। ये जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वाटरफॉल, ये कन्हन रिवर पे देखने के लिए मिलते हैं छिंदवाड़ा में। तो याद रखिएगा कन्हन जो रिवर है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलती है। कन्हन, काना किसली, ये जो नाम है इससे थोड़ा सा समझ जाइए कि कौन से रीजन के अंदर होंगे। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल देखते हैं वो है मालधर वाटरफॉल। देव नदी पे पड़ता है ये भी बालाघाट के अंदर पड़ेगा। इसके बाद में काकरा खो वाटरफॉल। काकरा खो वाटरफॉल जो है ये मांडू, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है हिस्टोरिकल प्लेसेस में। तो यहाँ पर पड़ता है काकरा खो। इसके बाद में हम देखते हैं बिलोही और पियावन। तो बिलोही और पियावन भी रीवा में है। तो यदि हम रीवा की बात करते हैं तो रीवा में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। केओटी, चचाई, बहुती, बिलोही, पियावन, बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको रीवा में देखने के लिए मिलते हैं, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वाटरफॉल, ये बहुती वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको रीवा में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कौन सी प्लेस पे आपको हाईएस्ट वाटरफॉल मध्य प्रदेश का देखने मिलता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कुछ दूसरे जो वाटरफॉल हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है पुरवा। पुरवा जो वाटरफॉल है ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तमसा रिवर पे देखने के लिए मिलता है रीवा में। तो मतलब रीवा तो आप याद रखिए कि प्लेस ऑफ वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं, केओटी, चचई, बहुती। उसके बाद में हमने दो वाटरफॉल और पढ़े थे, बिलोही और पियावन। ओके, तो ये सारे वाटरफॉल्स, इसके अलावा पुरवा वाटरफॉल, वो भी आपको रीवा में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें कि दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस तो पचमढ़ी। पचमढ़ी यदि आपने विजिट करा है तो काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जैसे कि बी फॉल, एक है डचेस वाटरफॉल, एक है अप्सरा, एक है रजत वाटरफॉल और एक है जमुना वाटरफॉल। तो बी फॉल, डचेस, अप्सरा, रीवा, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि बी फॉल, डचेस, अप्सरा, रजत या सिल्वर वाटरफॉल या जमुना वाटरफॉल आता है तो इसका आंसर आएगा पचमढ़ी। पचमढ़ी में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपने आगे राहतगढ़ देखा होगा, यहाँ पर हमने राहतगढ़ के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो ये जो राहतगढ़ है ये आपको सागर में देखने मिलता है, बेतवा रिवर के बैंक पे। इसके अलावा यहाँ पर इसको कंफ्यूज किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर रिवर के नाम को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट याद रखिएगा कि जो बालखुन और राहतगढ़ यदि ये दोनों वाटरफॉल के नाम आते हैं तो ये एक ही वाटरफॉल है। ओके, और ये कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है। इसकी रिवर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और मैं इसको सर्च करती हूँ, यदि मुझे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आपको बता दूँगी कि कौन सी रिवर के बैंक पे है।
है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर दी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया बीना या बेतवा इन दोनों रिवर पे से है, और राहतगढ़ और भालकुंड ये एक ही वाटरफॉल है और कई जगह पे इन दोनों को अलग अलग वाटरफॉल के तौर पे बताया जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो हम यहीं पर एंड करते हैं, और यदि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, एज वेल एज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं मोटिवेट ही नहीं हो पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मतलब कि मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, वो लोग मुझे सब्सक्राइब तक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मेरा मॉरल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।